हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। देखो, शादी के बाद मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं। वंश तुम्हारे साथ जो भी करेगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसका गुस्सा तुम्ही ही झेलना पड़ेगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था। तुम हमारे बीच आ रही हो। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें फिर भी दुआएं देती हूँ। सिया कमरे से बाहर चली जाती है। मैं बहुत बुरी हूँ। दो प्यार करने वालों के बीच आ रही हूँ। गीत बहुत उदास थी। शादी के ऐन वक्त पर गीत को पता चलना कि वंश और सिया एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसके लिए काफी दुख भरा था। वो कितनी देर बैठी वहां सोचती रहती है। इस शादी में तो उसे पहले ही कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि वंश उससे शादी नहीं करना चाहता। अब तो बिल्कुल भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, मगर उसने अपनी माँ से प्रॉमिस किया था कि वो अंकल की हर बात मानेगी। वो इस बात को तोड़ नहीं सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आईने के आगे गई और अपनी आंखों के आंसू साफ किए। सिया सीधे नीता के पास जाती है। क्या कहा उसने? नीता पूछती है। मैंने उससे कहा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वो शादी से मुकर जाए, मगर वो नहीं मानी। वो तुम दोनों के बीच आ रही है, नीता ने कहा। मगर ये बात तो गलत है। वंश तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, सिया उदास होते हुए कहती है। मगर मैं हार नहीं मानूंगी। वंश सिर्फ मेरा है, मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगी, सिया ने कहा। मैंने भी वंश कहा था मना करने के लिए, मगर वो भी मेरी बात नहीं माना। वो अपने डैड से डरता है, नीता ने कहा। सोना अपने कमरे में अपने लैपटॉप पर किसी से चैटिंग कर रही है। वो उसे चैट करते हुए बहुत खुश है। तभी उसके रूम में वंश आता है। भाई, आपने तो मुझे डरा दिया, सोना ने मुस्कुरा कर कहा। मैं देखने आया था मेरी छोटी बहन क्या कर रही है। मैं विदेश जाने की तैयारी कर रही हूँ। सोचती हूँ इससे पहले आपकी तरह डैड मेरी भी शादी अचानक से करे, मैं जहाँ से चली जाती हूँ। वो हंसती है। तब तो मुझे भी साथ ले चलो, वंश ने कहा। आपकी तो आज शादी है, आपके पास तो भागने का टाइम है ही नहीं। वैसे आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे गीत बहुत अच्छी लगी। इतनी जल्दी तुम्हें पता भी चल गया, वो अच्छी है। हाँ तो मुझे मेरे जैसी लगती है, जैसी मैं हूँ वैसे। क्या बात है, मेरी छोटी बहन को तो इंसानों को पहचानना भी आने लगा। जैसे मॉम मुझे पसंद नहीं करती, वैसे मॉम उसे भी पसंद नहीं करती। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो मेरे जैसी है, सोना हंसती है। कमरे में बैठे बैठे उल्टा सीधा सोचती हो तुम। मॉम पसंद क्यों नहीं करती? तुम तो हमारी जान हो, चलो हम बाहर चलते हैं। वो उसकी व्हीलचेयर लेकर उसे बाहर लाने लगता है। मगर भाई, हमें तैयार होना है, मुझे भी और आपको भी, शादी है आज, सोना बोल रही है। मगर वो उसकी बात नहीं सुनता, वो उसे बाहर ले जाता है। तभी राजवीर भी वहां जाता है। तुम दोनों भाई बहन जहाँ क्या कर रहे हो? अपने अपने कमरों में जाकर तैयार हो जाओ, हम लोगों को कोर्ट जाना है। मैंने कहा था भाई से, सोना वंश को देखकर मुस्कुराती है। उधर गीत तैयार हो रही है। जिस तरह से उसकी शादी हो रही थी, ना तो वंश शादी के लिए राजी था, ना उसकी मॉम। अभी उसे सिया वाला मैटर पता चला था। उसके लिए शादी का भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। वंश और सोना अविनाश के साथ कोर्ट चले गए थे। नीता और सिया वो दोनों एक साथ कोर्ट पहुंचे थे। राजवीर गीत को अपने साथ लेता हुआ पहुंचा था। गीत और राजवीर पीछे रह गए थे। उनकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी। बाकी सभी पहले कोर्ट पहुंच चुके थे। जैसे ही गीत और राजवीर वहां पहुंचे, सोना ने कहा, ये लो डैड और भाभी भी आ गए। सभी गीत और राजवीर की वेट कर रहे थे। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा। वंश तो गीत को देखा ही रह गया था। रेड कलर की बनारसी साड़ी, जिसके साथ उसने हल्की सी ज्वेलरी पहनी थी, कानों में झुमके थे जिनका साइज बहुत बड़ा नहीं था, और गले में छोटा सा नेकलेस था। होंठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक, मगर आंखों में ढेर सारा काजल था। कई दिनों से गीत मेंशन में थी। वो सिंपल से सूट में बिना मेकअप के रहती थी, और आज उसका हल्का हल्का मेकअप उसे बिल्कुल ही डिफरेंट बना रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, वो कभी उनकी तरफ देख रहा था तो कभी उसके होठों के पास काला तिल को। मुझे लगता है तुम तो भाई अभी काम से गए, धीरे से अविनाश ने उसके कान में कहा। वंश को जैसे होश आई, उसने अविनाश को आंखें निकाल कर देखा। वहां कोर्ट मैरिज होने के बाद वो लोग मंदिर चले गए, जहां फिर उनके फेरे होने थे। वैसे गीत का तो इस शहर में कोई नहीं था। उनकी एक दूर की मौसी शीला जरूर वहां आई थी, जिसे देखकर नीता ने अपना मुंह बना लिया।
फेरे होने के बाद वो वहीं से जाने लगी तो राजवीर ने उन्हें रोक लिया। आप हमारे साथ होटल में लंच करने के बाद फिर जाएगा। सारा प्रोग्राम खत्म होते हुए शाम हो चुकी थी। गीत के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसकी मौसी ने उससे पूछा भी, बेटा आज तो खुशी का दिन है, तुम उदास क्यों लग रही हो? बस ऐसे ही, माँ की याद आ रही है, उसने कहकर टाल दिया था। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो राजवीर ने कहा, तुम दोनों की फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी से अपनी पैकिंग करो और जाने की तैयारी करो। असल में राजवीर उन दोनों को हनीमून के लिए शिमला भेज रहा था। वैसे तो वो चाहता था कि वो दोनों विदेश घूमने जाएं, मगर क्योंकि गीत के पास वीजा नहीं था और ना ही उसका पासपोर्ट बना था, तो इसलिए उसका बाहर जाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने उनके शिमला जाने की तैयारी कर दी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। असल में राजवीर उन दोनों को हनीमून के लिए शिमला भेज रहा था। वैसे तो वो चाहता था कि वे दोनों विदेश घूमने जाएं, मगर क्योंकि गीत के पास वीजा नहीं था और ना ही उसका पासपोर्ट बना था, तो इसलिए उसका बाहर जाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने उनके शिमला जाने की तैयारी कर दी थी। इस बारे में उनकी वंश से बात भी हो चुकी थी और वंश मान गया था जाने के लिए। वंश का प्लान था कि वो वहां जाकर एहसास कराएगा गीत को कि उसने उसके साथ शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। वे लोग होटल की जगह अपने फ्लैट में रुकने वाले थे और उनके पहुंचने से पहले फ्लैट में उनके लिए हर तरह का इंतजाम हो चुका था। राजवीर उन दोनों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट चला गया। जब वे लोग एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे तो राजवीर ने गीत का हाथ पकड़ लिया। तुम इतनी उदास क्यों हो बेटा? अपने मॉम डैड की याद आ रही है तुम्हें? गीत की आंखें भर आईं। मैं भी तो तुम्हारा पापा हूँ और देखना तुम्हारी माँ भी तुम्हें देख रही होगी। ऐसे उदास नहीं होते बेटा। राजवीर ने गीत और वंश से कहा, तुम लोगों के लिए वहाँ फ्लैट में सारा सामान है। अगर तुम लोग खाना बाहर से मंगवाना चाहो तो बाहर से मंगवा लेना। अगर तुमने एक बार मेरी बेटी के हाथ का खाना खाया तो कहना ही क्या, जो कि बहुत टेस्टी होता है। उन दोनों के शिमला जाने से नीता घर पर परेशान थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वंश गीत के साथ कहीं भी अकेला जाए, मगर मजबूरी थी तो वो कुछ नहीं कर सकी। गीत फ्लाइट में पहली बार बैठ रही थी। जब प्लेन टेक ऑफ होने लगा तो उसे बहुत डर लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कसकर अपनी सीट के हैंडल को पकड़ा हुआ था। वंश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तुम इस प्लेन में बैठकर ही नहीं, मेरी जिंदगी में आकर भी पछताओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। तुम खुद कहोगी डैड से कि तुम्हें तलाक चाहिए और डैड भी कहेंगे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की तुम्हारी मुझसे शादी करके। वे लोग तकरीबन 2-2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच चुके थे और चंडीगढ़ से उन्हें शिमला बाय रोड जाना था, मगर उन्हें वहीं पर रात हो चुकी थी। जब वे लोग चंडीगढ़ पहुंचे तो उनके लिए गाड़ी पहुंच चुकी थी। राजवीर ने उनके लिए पर्सनल गाड़ी वहां पर अरेंज करवा दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि वे लोग आराम से घूमें। जैसे ही वे लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकले तभी एक आदमी उनके पास आया। आपकी गाड़ी बाहर है सर। वंश बिना पीछे देखे आगे चल रहा था। गीत उसके पीछे जल्दी जल्दी भागकर उसके साथ आ रही थी। वंश गाड़ी में बैठता है तो गीत भी उसके साथ आकर बैठ जाती है। बहुत रात हो गई थी। वे लोग वहां से शिमला की तरफ निकल जाते हैं। गीत ने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था। उसे बहुत स्ट्रेस था, तो अब उसे भूख लग रही थी। उसका मन किया कि वो वंश से कह दे कि उसे कुछ खाना है, मगर जब उसने वंश के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कहने की। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। वंश ने गाड़ी का म्यूजिक ऑन किया और शिमला की तरफ जाने लगे। वो चोरी से गीत के चेहरे की तरफ भी देख लेता था कि उसके क्या इंप्रेशंस हैं, मगर उसका चेहरा जैसे सुबह था अभी भी वैसा ही था। उसके मन में क्या था उसका चेहरा नहीं बता सकता था। गीत चलती गाड़ी में सो गई थी। खुद तो चैन से सो रही है, मैं जहां गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। इतनी भी अकल नहीं है कि आगे की सीट पर बैठकर सोते नहीं। वंश को उस पर गुस्सा आ रहा था। वंश को भी भूख लग रही थी। उसने एक जगह गाड़ी रोकी। उसने सोई हुई गीत के चेहरे को ध्यान से देखा। एक अजीब सी मासूमियत, अजीब सी एक फ्रेशनेस थी उसके चेहरे पर। सुबह का किया हुआ मेकअप अब तक तो उतर चुका था। एक ढाबा देखकर वंश ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकने से गीत की भी आंख खुल गई। वंश गाड़ी में से उतर गया, मगर गीत गाड़ी में ही बैठी रही। उसे वंश ने उतरने को नहीं कहा था, इसलिए वो नहीं उतरी। जब उसने देखा कि गीत उसके पीछे नहीं आ रही है तो वो गाड़ी तक वापस आया। अगर खाना खाना हो तो नीचे आ जाओ,
उसने बड़ी ही रूडली तरीके से कहा। गीत को बहुत ज्यादा भूख लगी थी और उसे वॉशरूम भी जाना था। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, गीत ने वंश से कहा और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। उसने अच्छे से अपना चेहरा धोया और बालों को पानी से ठीक किया। फिर वो वंश के पास वापस आने लगी। चेहरा धोकर उसने अपना सारा मेकअप उतार दिया था, सिर्फ आंखों में काजल बचा था। बनारसी साड़ी जो उसने सुबह से पहनी थी, पहले उस साड़ी को कंधे पर पिन से लगाया गया था, अब उसने वो पिन को खोलकर साड़ी को अपने कंधों पर लपेट लिया था। शायद उसे सर्दी लग रही थी। उस सामने से आ रही लड़की में इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी को अपनी तरफ खींच सकता। वो उदासी भरी सिंपल सी लड़की थी। वो खूबसूरत थी, मगर इस वक्त उसके दिमाग में उलझन के अलावा जो उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी, कुछ नहीं था। वो अपनी आने वाली जिंदगी को लेकर बेहद कंफ्यूज और उलझी हुई थी। वंश ने उस अपनी तरफ आती हुई लड़की को देखा। वंश की नजर गीत के होंठ के पास तिल पर जाती है, जो शायद पहले मेकअप में कम दिखाई दे रहा था, अब वो चमकने लगा था। वो तिल वंश को अपनी तरफ खींचता है। वंश की निगाह उसके होंठों और उसके तिल के बीच उलझ गई थी। वो वंश के दिल में अजीब सी हलचल मचा देता है, मगर जल्दी ही उसने अपना चेहरा घुमा लिया। वो उसके पास आके बैठ गई। क्या खाओगी तुम? यहाँ तो ऑयली है, वंश ने कहा। कोई बात नहीं, जो भी है मैं खा लूंगी। वहाँ पर छोले भटूरे खाने के लिए आ गए थे। वंश ने तो वो नहीं खाए, मगर गीत ने खा लिए थे। इतना ऑयली खाना कौन खाता है? वो उसे देखकर सोच रहा था। वो सुबह की भूखी थी, उसने आराम से खाना खाया, उसे खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। वंश ने सिर्फ कॉफी पी और वे लोग वापस चल पड़े। मेरी बात सुनो तुम, अब सोना नहीं है, नहीं तो मुझे भी नींद आने लगेगी। अभी अपना सफर रहता है, समझी तुम? वंश ने गीत से कहा।